नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का आपके अपने चैनल अनीता शिक्षा पे। बच्चों, अब आज से हम लोग हमारी ग्रामर की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, जिसका मतलब होता है संबंध सूचक सर्वनाम। वैसे तो हमने सर्वनाम के बारे में बहुत कुछ पहले पढ़ रखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए कि सर्वनाम क्या होता है, कितने तरह के होते हैं। उन्हीं में से एक टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंध सूचक सर्वनाम। उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। 10th क्लास के सिलेबस में यही एक टॉपिक है जो प्रोनाउन में से आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा इसको देखने से। तो कृपया इस पूरे वीडियो में बने रहें और आज आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर दूंगी प्रोनाउन के बारे में, यानी कि ऐसे सर्वनाम की कहाँ पर वाक्य के अंदर हु यूज़ करना है, कहाँ हुज करना है, कहाँ हुम करना है, व्हेन, विच, वेयर, दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले आप लोग देखिए, जैसा आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, यानी कि आज जो भी ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसमें जितने भी हम प्रोनाउन पढ़ेंगे उन सबको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम कैसे यूज़ ले सकते हैं, तब उनका क्या अर्थ होगा वो समझने की ज़रूरत है। जैसे अभी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है हु, तो वैसे अगर देखा जाए तो हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, यानी जब क्वेश्चन बनाते हैं तो हु यानी कौन, इसका मतलब वो होता है। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम इसका अर्थ दूसरा समझेंगे, जिसका मतलब होता है जो या जिसने। जब भी हम हु को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो उसका अर्थ होता है जो या जिसने, और हुज का मतलब होता है जिसका या जिसकी, और होम का मतलब होता है जिसे, जिसको, जिसके लिए। बच्चों, ये तो आपको याद करना पड़ेगा अगर आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो। सबसे पहले देखिए, होम प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म है, यानी जो होम है वो प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म है। यह वर्ब तथा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का रूप होता है। चलिए आगे देखते हैं। अभी आप सिर्फ इसको समझने की कोशिश कीजिए, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स एक एक करके क्लियर हो जाएंगे। हु, होम और हुज, यानी कि ये जो तीन वर्ड आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये हु का ही परिवार है, ऐसा मान लीजिए। हु के प्रयोग की प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, और हुम की भी पढ़ेंगे और हुज की भी पढ़ेंगे। तो अगर हम तीनों को एक साथ लेके चलें तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं इन तीनों में। वो देखिए, हु, हुज और हुम तीनों में सदैव व्यक्तियों के लिए ही आता है, यानी कि हम हमेशा इनको पर्सन के लिए ही यूज़ करते हैं। इन पर जेंडर का प्रभाव नहीं पड़ता है, सब में यूज़ होता है। कहने का मतलब है कि चाहे वो पुरुष व स्त्री सभी के लिए यूज़ में लिया जा सकता है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग कुछ भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन पर नंबर का प्रभाव भी नहीं पड़ता, जैसे सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो वाक्य के अंदर तो दोनों में इसका प्रयोग होता है। तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद कर लीजिए कि जब भी कभी हम हु, हुम और हुज को यूज़ करते हैं तो वो हमेशा पर्सन को इंडिकेट करता है, व्यक्तियों के लिए काम में आता है। जेंडर और नंबर से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखिए, विच। अब विच का मतलब वैसे तो होता है कौन सा, अगर हम उसको एज अ इंट्रोगेटिव देखें, अगर प्रश्नवाचक के रूप में हम देखें तो विच का मतलब कौन सा होता है। लेकिन यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में विच का अर्थ होता है जो, जिसे और जिसने। ये देखिए यहाँ पे मैं ब्रैकेट में कर देती हूँ, जो, जिसे और जिसने। इसको आपको याद करना पड़ेगा कि जब हम एज अ रिलेटिव प्रोनाउन विच को यूज़ करते हैं तो उसका अर्थ ये निकलना चाहिए सेंटेंस के अंदर। विच का प्रयोग जानवरों तथा वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे हमने अभी पढ़ा था पहले कि हु, हुज और हुम व्यक्तियों के लिए यूज़ में लिया जाता है, वैसे ही विच हमेशा अगर सेंटेंस के अंदर जानवर की बात करी जा रही है या किसी वस्तु की बात करी जा रही है तो हम वहाँ पर विच का यूज़ करते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा, तो आप एकदम आराम से क्लैरिफाई हो जाएगा आपके दिमाग में कि अगर हु, हुज और हुम है और अगर किसी व्यक्ति का जिक्र हो रहा है तो उन तीनों में से ही आपको ऑप्शन ध्यान में रहेगा कि अच्छा ये आएगा, विच नहीं आएगा। लेकिन अगर वहाँ पे किसी जानवर या वस्तु की बात हो रही है तो वहाँ पे आप
ध्यान से देखिएगा विच आ सकता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विच का प्रयोग जानवरों तथा वस्तुओं के लिए होता है। विच पर भी जेंडर और नंबर का प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस तरह से हु, हुम और हुज के ऊपर जेंडर और नंबर का प्रभाव नहीं पड़ा था, वैसे विच पर भी नहीं पड़ता। वेयर, यह स्थान सूचक शब्द है, यानी कि अगर किसी जगह पे किसी स्थान के बारे में बात हो रही हो तो उस जगह पे हम जहां अगर उसका अर्थ निकलता हो तो हम एज अ रिलेटिव प्रोनाउन वहां पे वेयर को यूज करेंगे। दोबारा से समझाती हूँ कि वेयर जो है यह स्थान सूचक शब्द है, यानी जगह के बारे में बताता है, ठीक है। और जब हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं तब इसका अर्थ होता है जहां। वैसे तो वेयर का मतलब होता है कहाँ, जैसे हम बोलते हैं वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, यानी वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन जब हम वेयर को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंध सूचक के रूप में यूज करते हैं तो यहाँ पे किस चीज़ का संबंध है, यहाँ पे स्थान के साथ संबंध बता रहा है, तो यहाँ पर वेयर का मतलब होगा जहाँ, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए वेन है तो वेन का मतलब वैसे तो होता है कब, जैसे हमने बोला वेन आर यू गोइंग कि तुम कब जा रहे हो, वो हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। लेकिन हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पर वेन का जो मतलब है वो हम यूज़ करेंगे जब। तो यहाँ पर वेन का मतलब हो गया जब, क्योंकि ये समय सूचक शब्द है। तो दोनों को समझिए आप कि रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ये दोनों जो शब्द हैं वेयर और वेन अलग अलग होते हैं। जब हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन के यूज़ की तरह यूज़ करते हैं तो वेयर का मतलब होता है जहाँ और वेन का मतलब होता है जब। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं व्हाट का क्या यूज़ है। वैसे तो व्हाट अगर हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में यूज़ करते हैं तो व्हाट का मतलब होता है क्या, लेकिन जब हम इसी को यानी इस व्हाट को अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है जो कि, जो कुछ, जितना। तो ये आपको याद रखना है कि जब व्हाट को हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो हम इसको इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए देखेंगे वाक्य में क्या यूज़ हो रहा है। जो कि, जो कुछ और जितना। फिर अज्ञात वस्तुओं, बातों अथवा घटनाओं के लिए इसका यूज़ किया जाता है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज़ होता है, यानी कि व्हाट जो है वो सब्जेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम व्हाट को जो कि, जो कुछ, जितना इस रूप में यानी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। वाक्य के प्रारंभ में अगर खाली जगह हो यानी रिक्त स्थान हो तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। वर्ब के बाद में अगर रिक्त स्थान है तो वहाँ पर भी आप व्हाट का यूज़ कर सकते हो। वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद अगर रिक्त स्थान है तो भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ भी इसको समझाऊंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों देखो यहाँ पे हम कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल जो भी मैंने आपको समझाया उसमें। वाक्य है डैश यू से इज़ नॉट राइट, यानी जो तुम कह रहे हो वो सही नहीं है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे व्हाट, तो इधर आएगा व्हाट। आई डू नॉट बिलीव डैश यू से, तो यहाँ पर भी आएगा व्हाट। क्यों क्यों आ रहा है यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस में, देखिए क्योंकि पहले वाले में तो स्टार्टिंग में है और दूसरे वाले में यहाँ पे हमारे वर्ब के बाद में है। अब थर्ड सेंटेंस में भी व्हाट ही आएगा। अब ये व्हाट क्यों आएगा देखिए, टेल मी व्हाट योर आंसर विल बी। तो टेल और मी, यानी टेल तो आपकी वर्ब हो गई और मी आपका प्रोनाउन हो गया। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि वर्ब और प्रोनाउन के बाद में व्हाट हम यूज़ करते हैं। उससे पहले हमने पढ़ा कि अगर वर्ब दी हुई है तो उसके बाद में भी हम यूज़ करते हैं और वाक्य के शुरुआत में भी हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। अब यहाँ पर देखिए जब हम दैट को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो दैट का अर्थ होता है जो या जो कि, ठीक है। दैट का मतलब होता है जो या जो कि, और वैसे दैट का मतलब क्या होता है वह। जैसे हम बोलते हैं दिस मतलब यह है, दैट मतलब वह।
लेकिन यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम जब उसको यूज़ करते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है जो या जो कि। उससे पहले कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला देखिए ये कि जो विच था, जो हमने अभी पहले पढ़ा, विच का प्रयोग सामान्यतः वस्तुओं और जानवरों के लिए किया जाता है, ठीक है। उसी तरह से दूसरे नंबर पे देखिए हु, हुज और हुम, इनका प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ये दोनों चीज़ें भी हम पहले पढ़ चुके हैं। उसी तरह इसी कैटेगरी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो थर्ड नंबर पे देखिए बच्चों दैट, दैट का प्रयोग व्यक्तियों, वस्तुओं तथा जानवरों सभी के लिए किया जा सकता है। तो ये पॉइंट इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि विच का प्रयोग वस्तुओं और जानवरों के लिए होता है, हु, हुज और हुम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है, और दैट का जो प्रयोग है वो सभी के लिए होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, जानवर हो, कोई भी सेंटेंस में आ रहा है तो हम दैट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब देखिए कुछ रूल देख लेते हैं हम दैट के, कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, व्हाट से अगर सेंटेंस शुरू हो तो दैट का प्रयोग करो, ठीक है। यानी कि अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से यूज़ हो रहा हो, यानी जहाँ पर हु, विच और व्हाट को एज अ प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में जब हम काम में लेते हैं तब, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में नहीं ले रहे हैं। अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हु, विच और व्हाट का यूज़ होता है तो फिर उस सेंटेंस में अगर इनसे शुरू हो रहा है वो वाक्य तो दैट का प्रयोग करो। दूसरा रूल क्या है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री और उसके बाद में नाउन के बाद में आप दैट का प्रयोग करो। ये एग्जाम्पल के साथ मैं अभी आपको समझाती हूँ। थर्ड देखिए, थर्ड रूल क्या है कि जब भी कभी ओनली, सेम, ऑल, नथिंग, लिटिल आदि शब्दों के बाद में दैट का प्रयोग करो। तो ये आपका हो गया रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 देखो, यदि रिक्त स्थान के पहले कोई व्यक्ति, वस्तु, जानवर है अथवा वस्तु या जानवर के बाद कोई व्यक्ति है तो उसके तुरंत बाद वाले रिक्त स्थान में भी दैट आएगा। ये 4 रूल आप अच्छे से याद कर लीजिए। इन चारों रूल से आप बहुत आराम से दैट का यूज़ कर पाएंगे। तो बच्चों चलिए देखिए पहला एग्जाम्पल। इसमें हम रूल 1 को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे विच के बाद में यहाँ पर इज मिस प्रिंट हो गया है, वो आप देख लीजिएगा। तो ये होगा, तो यहाँ पर आपके फिल इन द ब्लैंक्स है जो छूट गया है मुझसे, तो आप यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पे आएगा विच इज़ द कार, वो कौन सी कार है, तो यहाँ पे आएगा दैट, ठीक है। तो ये आपका हो गया विच इज़ द कार दैट यू परचेज्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वॉट इज़ इट डैश यू आर अफ्रेड ऑफ, यानी वो क्या है जिसका कि आपको भय है, तो यहाँ पर भी दैट आएगा। वॉट इज़ इट दैट यू आर अफ्रेड ऑफ, तो वापस यहाँ पर दैट आ गया। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से सेंटेंस चालू हो रहा है इसलिए दैट आएगा। हु इज़ द मैन दैट हेल्प्ड यू, तो यहाँ पे भी दैट आएगा। वो व्यक्ति कौन है जिसने आपकी मदद करी, तो क्योंकि यहाँ पर विच, वॉट, हु तीनों जो हैं वो एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दैट का यूज़ हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 2 को, जो भी आपको मैंने समझाया था। दूसरे रूल में हमने क्या देखा था कि अगर सुपरलेटिव डिग्री है और उस प्लस नाउन है तो उसके बाद अगर रिक्त स्थान है यानी फिल इन द ब्लैंक्स है तो दैट आएगा। जैसे देखिए, शी इज़ द बेस्ट गर्ल डैश पास द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे द बेस्ट गर्ल आ गया है ना। तो द बेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री हो गई और गर्ल जो है वो हमारा नाउन हो गया। तो इस स्थिति में यहाँ पर आएगा दैट। दिस इज द बेस्ट गर्ल दैट पास द एग्जामिनेशन। मोहन इज माई यंगेस्ट सन दैट लिव्स विथ मी, तो यहाँ पे दैट आएगा क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, यंगेस्ट, और यहाँ पे सन, यानी सुपरलेटिव डिग्री के बाद में आपके नाउन है, इसलिए यहाँ पे दैट आया है। रीटा इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल दैट रीड्स इन माई स्कूल, तो यहाँ पर भी दैट ही आएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री है और उसके बाद में आगे गर्ल जो है वो आपका नाउन है, इसलिए इधर दैट आया है। चलिए देखते हैं रूल नंबर 3 में क्या है। रूल नंबर 3 में देखिए यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए लिखे हैं।
हर ओनली सन, तो यहाँ पे आएगा दैट लिव्स हेयर इज एन ऑफिसर। अब यहाँ पे दैट कैसे आया है? हर ओनली सन, सन क्या है यहाँ पर बच्चों? यहाँ पर ओनली के बाद जहाँ रिक्त स्थान है वहाँ दैट आएगा, क्योंकि सन के कारण हु नहीं आएगा। हर ओनली सन दैट लिव्स हेयर इज एन ऑफिसर। आप इसको हु मत करके आइएगा, वो गलत हो जाएगा। अगर इज द सेम हाउस डैश शी सोल्ड, यहाँ पर सेम के बाद जहाँ रिक्त स्थान है वहाँ दैट आएगा। ठीक है, तो दैट इज द सेम हाउस दैट शी सोल्ड। ही सेड ऑल डैश ही न्यू, तो यहाँ पे वापस दैट आएगा। ही सेड ऑल दैट ही न्यू। ही हैज़ नथिंग दैट कैन बी सोल्ड, तो वापस यहाँ पे दैट आएगा। तो ये दैट क्यों आया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी अभी हमने रूल नंबर 3 में ये पढ़ा था कि ओनली, सेम, ऑल, नथिंग के बाद दैट आता है। तो देखिए इस पहले वाले में यहाँ पे ओनली था, पहले वाले में यहाँ पे ओनली था, सेकंड वाले में यहाँ पे सेम है, थर्ड वाले में यहाँ पे ऑल है और फोर्थ वाले में यहाँ पे नथिंग है। तो इसलिए यहाँ पे दैट आया है। अब आपको समझ में आया होगा शायद। चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 4। द बॉय एंड हिज साइकिल यू सी ऑन द रोड आर गुड। तो यहाँ पर व्यक्ति है, द बॉय जो है वो व्यक्ति है और वस्तु है साइकिल, तो इसलिए यहाँ पे आएगा दैट। क्योंकि ये हमने रूल 4 में पढ़ा था कि रिक्त स्थान के पहले अगर व्यक्ति प्लस वस्तु या जानवर अथवा वस्तु या जानवर प्लस व्यक्ति हो तो दैट आएगा। तो बच्चों मुझे लगता है अब आपको बहुत अच्छे से प्रोनाउन समझ में आ गए होंगे। अभी हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए पहला जो सेंटेंस है वो मैं आपको समझाती हूँ। द वुमेन डैश केम इन दिस हॉस्पिटल इज अ पेशेंट। आप सोचिए यहाँ पर क्या आएगा और क्यों आएगा। द वुमेन डैश केम इन दिस हॉस्पिटल इज अ पेशेंट। तो बच्चों ये देखिए रिक्त स्थान के पहले वुमेन नाउन है और रिक्त स्थान के बाद में केम मेन वर्ब है ना, मुख्य वर्ब है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे आएगा हु। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही वेंट टू द डॉक्टर डैश टोल्ड हिम टू टेक रेस्ट। तो ही वेंट टू द डॉक्टर, वही बात जो अभी अभी मैंने आपको समझाई कि डॉक्टर यानी पहले नाउन है और ही वेंट टू द डॉक्टर डैश टोल्ड हिम टू टेक रेस्ट, और रिक्त स्थान के बाद में वापस मुख्य वर्ब है, इसलिए वापस यहाँ पे हु आएगा। I saw a boy who was trying to get into my office. Next देखते हैं। I purchased a house dash was built last year fell down. यहाँ पर I purchased a house, house object है, was फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में हेल्पिंग वर्ब है, तो इस स्थिति में यहाँ पर आएगा विच। आई परचेज्ड अ हाउस विच वॉज बिल्ट लास्ट ईयर फेल डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपा वॉज गिवन अ प्राइज वॉज वेरी गुड, यानी अब वापस यहाँ पर देखिए आप, ऑब्जेक्ट है प्राइस, प्राइस ऑब्जेक्ट है और वॉज यहाँ पे मेन वर्ब है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे आएगा दीपा वॉज गिवन अ प्राइज विच वॉज वेरी गुड, तो यहाँ पे वापस आएगा विच। नेक्स्ट देखिए, आई हैड अ डॉग डैश रैन अवे येस्टरडे। तो यहाँ पर जो डॉग है वो एनिमल है और फिर फिल इन द ब्लैंक्स है और उसके बाद में रैन है, तो मेन वर्ब है, तो इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे बच्चों आ जाएगा आपका विच। आई हैड अ डॉग
विच रैन अवे येस्टरडे। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द हाउस इन डैश वी लिव। क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले प्रीपोजिशन है फिल इन द ब्लैंक्स से पहले और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में यहाँ पे प्रोनाउन और मेन वर्ब दोनों हैं, तो ऐसी स्थिति में भी यहाँ पे क्या आएगा, विच आएगा। ये मैंने आपको ऊपर समझाया था, आप इसको खुद तसल्ली से करेंगे, आपको ज़रूर समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, मुकेश इज़ अ पोएट डैश वर्क्स आर वाइडली नोन। यहाँ पर मुकेश के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा हुज। मुकेश वो कवि है जिसका काम सब लोग जानते हैं, चारों तरफ फैला हुआ है, तो यहाँ पर आ गया हुज। आगे देखिए, अवर कंट्री इज इंडिया डैश पॉपुलेशन इज वेरी मच। तो यहाँ पर अवर कंट्री इज इंडिया, जैसे आपको मैंने बताया था कि स्पेशल गोल्डन रूल्स के अंतर्गत, जैसे अगर किसी सेंटेंस में नगर का नाम, देश, नदी, पर्वत ये सब दिया हुआ होता है, तो वहाँ पे हम हुज यूज़ करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे अवर कंट्री इज़ इंडिया, तो देश का नाम है, इसलिए हुज यहाँ पर यूज़ होगा। तो यहाँ पे आएगा हुज पॉपुलेशन इज़ वेरी मच। आई लिव इन अ सिटी, सिटी की बात हो गई यानी शहर की बात हो रही है, तो यहाँ पे वापस आएगा हुज रोड्स आर डर्टी। आई वेंट टू कोटा, कोटा शहर है, डैश पीपल आर गुड, तो यहाँ पे वापस हम लिखेंगे हुज पीपल आर गुड। आई हैव अ कार डैश कलर इज ब्लू, यानी कि मेरे पास एक कार है, उसका रंग जो है वो नीला है। तो देखिए कार ऑब्जेक्ट है, कार ऑब्जेक्ट हो गया और कलर यहाँ पे नाउन है, तो इस स्थिति में वापस यहाँ पे हुज आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ही सोल्ड हिज हॉर्स डैश टेल वॉज वेरी शॉर्ट। तो यहाँ पर ही सोल्ड हिज हॉर्स डैश टेल वॉज वेरी शॉर्ट, तो यहाँ पे देखिए पहले हॉर्स एनिमल है और टेल जो है वो नाउन है, तो ऐसी स्थिति में भी यहाँ पर हुज ही आएगा। ही सोल्ड हिज हॉर्स हुज टेल वॉज वेरी शॉर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, राजू डैश आई हेल्प इन द एग्जामिनेशन इज अ वीक स्टूडेंट। तो राजू यहाँ पे नाउन है और आई यहाँ पे प्रोनाउन है और उसके है, तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया था क्या आएगा, होम आएगा। तो राजू whom I helped in the examination is a weak student. Next, they dash the God loves die young. तो यहाँ पर देखिए they के बाद में आएगा whom, they whom the God loves die young. The boy dash Seema taught got first division. तो यहाँ पे वापस आएगा whom, the boy whom Seema taught got first division. This is the village dash I was born. यहाँ पर विलेज जो है वो स्थान सूचक है, जगह के बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ पे आएगा वेयर। दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज born. I know the house सीता lives. तो यहाँ पर भी where आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी स्थान सूचक शब्द I know the house, मतलब मैं उस घर को जानता हूँ जहाँ पे सीता रहती है, तो यहाँ पे वापस where ही यूज़ होगा। Where is the hospital dash she is admitted? वो हॉस्पिटल कहाँ है जहाँ पर वो एडमिट है, तो यहाँ पर वापस बच्चों वेयर ही आएगा, क्योंकि जो पहला वाला जो वेयर है ये वाला, ये इंट्रोगेटिव एज यूज़ किया है और उसके बाद में हॉस्पिटल जो है वो स्थान सूचक है, तो इसलिए वेयर इज़ द हॉस्पिटल वेयर शी इज़ एडमिटेड ही होगा। इट वॉज मंडे डैश शी वॉज बॉर्न। इट वॉज मंडे डैश शी वॉज बॉर्न, तो यहाँ पे वापस मंडे जो है वो समय सूचक है, और ये हमने अभी अभी पढ़ा था कि जब भी कभी समय सूचक शब्द के बाद हमेशा अगर खाली स्थान है तो वहाँ पे व्हेन लगता है। इट वॉज मंडे, तो यहाँ पे आएगा व्हेन शी वॉज बॉर्न। आई शैल गो टू जयपुर इन मार्च, मार्च भी समय सूचक है, तो पे व्हेन आई,
तो मार्च वापस समय सूचक है, तो यहाँ पे आएगा when. I shall go Jaipur in March when I get money. It was night dash she cooked food. तो वापस यहाँ पे रात का जिक्र हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वापस when यूज होगा. डैश यू से इज नॉट राइट, जो तुमने कहा वो सही नहीं है, तो यहाँ पे आएगा वॉट. आई डू नॉट बिलीव डैश यू से, तो यहाँ पे होगा वॉट, क्योंकि बिलीव वर्ब है, उसके बाद में वॉट यूज होगा. टेल मी, टेल वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, डैश योर आंसर विल बी, तो टेल मी वॉट योर आंसर विल बी. तो आई होप बच्चों अब आपको काफ़ी हद तक ये जो प्रोनाउन है वो समझ में आए होंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी करना कि आप लोगों को कितना समझ में आया. कुछ और हेल्प अगर मैं आप लोगों की कर सकती हूँ, कुछ और एक्सरसाइजेस आप सॉल्व करना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम और अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे. तो चलिए बच्चों, अब आज की क्लास का ये जो वीडियो है यहीं ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपसे और उसमें हम करेंगे फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टैग्स. तो आपका एक ग्रामर का पोर्शन और कंप्लीट हो जाएगा. फर्स्ट पोर्शन आज मैंने रिलेटिव प्रोनाउन आपको कंप्लीट करा दिया है. उसके बाद हम करेंगे फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टैग्स, फिर हम करेंगे कंजक्शंस और उसके बाद में हम करेंगे टेंस, रिपोर्टेड स्पीच एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. चलिए, थैंक यू. हैव